और एक होता है हर्षर टैब या उसको लिलुमस भी बोलते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? लिविंग फॉसिल्स होते हैं। तो कभी क्वेश्चन बन जाएगी लिविंग फॉसिल्स कौन होते हैं, तो पेरिपेटस है एक, और एक है ल्यूमुलस है। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आज। आज अगला अपना है, और जो आर्थ्रोपोडा में एक और, कि जो आर्थिक रूप से, यानी कि जो हमारे इकोनॉमी से के रूप में महत्वपूर्ण कीट है, तो वो कौन कौन से हैं? अगर हम बात कर लें कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट, क्योंकि जो भी कीट वगैरह आते हैं तो ये किसके अंतर्गत आ गए? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर आर्थिक रूप से पूछ ले तो कौन कौन से हैं? तो जैसे हो गई एपिस हो गई, इसको क्या बोलते हैं? मधुमक्खी। और कौन हो सकता है? बॉम्बिक्स। रेशम कीट जिस जो होता है। ठीक। और एक लाख के लिए कौन सा होता है? लाख के लिए कौन सा कीट होता है? तो लाख के लिए होता है क्या? लैशिफर। कल मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो आप लोगों ने बताया नहीं। क्या आंसर होगा? और क्लास पे ही मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर यदि रक्त में हीमोग्लोबिन एब्सेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, अगर रक्त में हीमोग्लोबिन क्या है? एब्सेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है? हीमोलिम्फ बोला जाता है। ठीक। और अगर यदि, ये तो आर्थिक रूप से थे, ठीक। और अगर यदि रोग वाहक के रूप में पूछ ले कि रोग वाहक में कौन कौन से कीट होते हैं? रोग वाहक कीट। तो रोग वाहक कीट कौन कौन से? जैसे घरेलू मक्खी हो गई। ठीक। घरेलू मक्खी के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज होती है? घरेलू मक्खी हो गई, रेड फ्लाई हो गई। मैं नाम लिख रहा हूँ मक्खियों के या कीटों के, आप लोग बताइए कि कौन सी किससे कौन सी डिसीज होती है। ठीक। रेड फ्लाई हो गई, सीसी मक्खी हो गई, और मच्छर। बताइए आप लोग, ये किससे कौन सी बीमारी होती है? तो देखो, अगर हम बात करें घरेलू मक्खी से, तो घरेलू मक्खी के द्वारा कौन कौन सी डिसीज हो जाती हैं, कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो घरेलू मक्खी के द्वारा टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया। ये सभी किसके द्वारा फैलते हैं? या इसी को कालरा भी बोलते हैं। ठीक। और डायरिया, ये सभी किसके द्वारा? घरेलू मक्खी के द्वारा। और अगर रेड फ्लाई की बात की जाए, तो इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, कौन सा डिसीज होता है? तो बिबोनिक रोग होता है, या बिबोनिक प्लेग बोलते हैं इसको। क्या? ब्यूबोनिक प्लेग। और जो ये सीसी मक्खी है, तो सीसी मक्खी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्लीपिंग से सिकनेस होता है ना, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, तो किसकी वजह से होता है? तो सीसी मक्खी की वजह से होता है। तो लिख सकते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस।
ये तो बन जाना चाहिए आप लोगों से कि मच्छरों के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो मच्छरों के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे देखो, मलेरिया हो गया एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। डेंगू किसकी वजह से होता है? एडीज मच्छर की वजह से। ठीक। तो जैसे मच्छर लिख ले, मच्छर से कौन कौन सी? मलेरिया हो गया। किसकी वजह से होता है ये? एनाफिलीज मच्छर। इसका वाहक कौन होता है? एनाफिलीज मच्छर। डेंगू हो गया, एडीज मच्छर, एडीज एजिप्टी इसका नाम रहता है। ठीक, चिकनगुनिया हो गया। तो ये रहे क्या? यानी रोगवाहक कीट। अब अगर अपना अगर बात करें हम, अगला कौन सा संघ है? तो अगला है अपना मोलस्का संघ। ये कौन सा संघ कितने नंबर का था? 7th नंबर का था, है ना? मोलस्का। तो देखो, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा था? तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वह हमने बताया कि कौन था? आर्थ्रोपोडा था। और अगर बात करें कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, तो कौन होता है? मोलस्का होता है। तो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का होता है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक। और जो अगर मोलस्का की बात की जाए, तो मोलस्का के जो जीव होते हैं वह कहाँ रहते हैं? तो जो मोलस्का के प्राणी होते हैं वह स्थलीय और जलीय दोनों में निवास करते हैं। ठीक। तो ये प्राणी स्थलीय व जलीय दोनों में रहते हैं। देखो, आज हमको क्लासिफिकेशन को खत्म करना है, ठीक ना? क्योंकि 3 दिन से चल रहा क्लासिफिकेशन का। और अगर इनकी बॉडी की बात की जाए, शरीर की बात की जाए, तो शरीर कैसा होता है? तो इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति होती है, त्रिकोणीय होता है। ठीक। और जो इनमें बॉडी कैविटी होती है, देह गुहा बहुत कम पाई जाती है। ठीक। तो इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणीय त्रिकोणीय होता है। एवं देह गुहा, जो बॉडी कैविटी होती है, वह बहुत कम पाई जाती है। देह गुहा कम पाई जाती है। ठीक। और अगर इनकी बात की जाए कि जो देखो, शरीर द्विपार्श्व सममिति होता है, त्रिकोणीय होता है, जब बॉडी कैविटी कम पाई जाती है तो इनका जो शरीर होता है वह कैसे होता है? तो जो मोलस्का के संग वाले इनका प्राणियों का शरीर होता है वह कैसा होता है? कोमल होता है। ठीक। तो इनका शरीर कोमल होता है। और अगर इनमें बात की जाए कि जो नर और मादा होते हैं, तो नर और मादा कैसे होते हैं? यानी पृथक रूप से होते हैं कि अलग अलग होते हैं। ठीक। नर और मादा पृथक होते हैं। और ये कैसे बच्चे देने वाले जीव होते हैं या अंडे देने वाले? बताइए मोलस्का के। जल्दी कमेंट किया करो। नर एवं मादा पृथक होते हैं। एवं ये बच्चे देते हैं या अंडे? तो ये क्या देते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। अंडे देने वाले होते हैं।
और अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए कि मोलस्का में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से जीव होते हैं, तो जैसे पाइला हो गया, या इसी को सेब घोंगा भी बोलते हैं, घेंघा। ठीक। और पिंक टाडा हो गया, पिंक टाडा, सीपिया, ये सभी किसके हैं? ये मोलस्का संघ पे ही आते हैं। ठीक। क्यूटोप्लूरा, क्यूटोप्लूरा, ये सभी किसके हैं? मोलस्का। तो ये अपना मोलस्का संघ भी खत्म। अब अगला कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा। तो जो इकाइनोडर्मेटा है, आठवां क्या है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक। तो जो इकाइनोडर्मेटा है, तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कैल्शियम युक्त, यानी कि जो उनका कंकाल होता है, जो इंडोस्केलेटन होता है, अंतः कंकाल होता है, वह कैसा होता है? कैल्शियम युक्त हड्डियों का बना होता है। इसीलिए इकाइनोडर्मेटा का नाम क्या पड़ा? कांटा युक्त शरीर। इकाइनोडर्मेटा का ये अर्थ होता है क्या? कांटा युक्त शरीर। क्यों? क्योंकि जो इनका अंतः कंकाल होता है वह कैसा होता है? यानी कि हड्डियों का बना होता है। यहाँ से जो जीव आएंगे, यानी कि उनमें हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक। तो इस संघ के प्राणियों में क्या होता है? कैल्शियम, यानी कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनका जो अंतः कंकाल होता है वह किसका बना होता है? कैल्शियम युक्त होता है, हड्डियों का बना होता है। ठीक। तो इस संघ के प्राणी, इस संघ के प्राणियों का शरीर कैल्शियम युक्त हड्डियों का बना होता है। ठीक। और ये कैसे होते हैं? कि समुद्री होते हैं या स्थलीय होते हैं? तो अगर बात की जाए तो जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं वह कैसे होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। तो ये समुद्री जीव हैं। और अगर इनके अंग स्तर की बात की जाए तो इनमें कौन सा शारीरिक संगठन पाया जाता है? तो इनके शारीरिक संगठन की बात की जाए तो इनमें अंग स्तर का, यानी कि ऑर्गन लेवल सिस्टम का संगठन पाया जाता है। तो अंग स्तर संगठन, ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन लेवल संगठन पाया जाता है। गुड मॉर्निंग रोशन जी, कैसे आज लेट कर दिया आपने? टाइम से आ जाया करिए, क्योंकि हमने देखो मोलस्का पढ़ा दिया और हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में भी काफ़ी जानकारी अभी आज दे दिए हैं। ठीक। तो चलिए, और अगर इनकी बात की जाए कि जो प्राणी का शरीर होता है वह कैसे होता है, तो द्विकोरकी होता है। नहीं, सॉरी, इकाइनोडर्मेटा है। तो इकाइनोडर्मेटा यानी कि यहाँ से जितने भी प्राणी आएंगे यानी कि सभी का शरीर कैसे होता है? तो ये त्रिकोरकी होता है। त्रिकोरकी। तथा अगर बॉडी कैविटी तो बात करें तो देह गुहा पाई जाती है। ठीक। तो देह गुहा युक्त प्राणी हैं। और अगर बात करें हम कि इकाइनोडर्मेटा में, तो इकाइनोडर्मेटा में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, वो तो पूर्ण रूप से विकसित होता है, लेकिन अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो इनमें उत्सर्जन तंत्र जो होता है वह एब्सेंट होता है, तो उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। तो इनमें इनमें पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित होता है।
एवं उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है या अनुपस्थित होता है, ठीक। का अभाव होता है। तो अगर बात की जाए कि जो इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत स्टारफिश आ जाएगी, समुद्री ऑर्चिन हो जाएगी, ठीक। और इकाइनस आ गया, और ओफियूरा हो गया। ये सभी किसके अंतर्गत, किसके एग्जाम्पल हैं? इकाइनोडर्मेटा के हैं। और इसमें भी नर और मादा पृथक होते हैं, ठीक। ये भी ध्यान रखना। और इनमें जो जल संवहन नाल तंत्र भी पाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनके चलने में सहायक होते हैं, उसी के द्वारा तो ये लोग यानी कि पानी में गमन करते हैं, चलते हैं, ठीक। तो ये भी लिख देते हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन, विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? तो जैसे समुद्री आर्चिन हो गया, समुद्री आर्चिन हो गया, और तारामीन हो गई। इसी को, तारामीन को क्या बोलते हैं? स्टारफिश, ठीक। तो ये किसके रहे? इकाइनोडर्मेटा का। अब अगला जो अपना संघ है वह कौन सा है? प्रोटोकॉर्डेटा। जो अपना नौमा है वह कौन सा है? प्रोटोकॉर्डेटा। तो अगर हम बात करें कि जो प्रोटोकॉर्डेटा होता है, तो प्रोटोकॉर्डेटा वालों का जो, अगर उनकी बॉडी की बात करें, शरीर की, तो कैसा होता है? द्विपार्श्वमित होता है, त्रिकोणीय होता है, एवं इनमें जो देह गुहा है, बॉडी कैविटी, वह पाई जाती है, ठीक। तो ये कैसे होते हैं? द्विपार्श्वमिति, त्रिकोणीय एवं देह गुहा युक्त प्राणी हैं। देह गुहा युक्त प्राणी है। और अगर हम इन शारीरिक संरचनाओं के के अलावा भी देखें तो इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, ठीक। तो जो ये नोटोकॉर्ड होती है, तो नोटोकॉर्ड क्या है कि ये एक छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है, जो क्या करती है, यानी कि उसके पृष्ठ भाग पे पीछे की ओर पाई जाती है, ठीक। तो लिख देते हैं कि जो ये नोटोकॉर्ड होती है कैसी होती है? तो नोटोकॉर्ड छड़ के आकार की लंबी संरचना, जो उनके पृष्ठ भाग पे पाई जाती है, पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। तो इस पे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आ गए हैं, जैसे बेलेनोग्लॉसस आ गया, हार्डमानिया हो गया, एम्फिओक्सस आ गए। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटोकॉर्डेटा के। तो कौन कौन से हैं? तो बेलेनोग्लॉसस, ग्लॉसस, हार्डमानिया, और एम्फिओक्सस। तो ये रहे किसका? यानी कि प्रोटोकॉर्डेटा के। अब अगला जो अपना है
जो अपना अगला संघ है वह कौन सा है? वर्टिब्रेटा, या उसी को हम क्या बोलते हैं? कशेरुकी। ठीक। तो जो अपना 10वां है यही सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो वर्टिब्रेटा या इसी को कशेरुकी बोलते हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें कि जो वर्टिब्रेटा होता है, कशेरुकी होता है, ठीक, तो वर्टिब्रेटा जो कशेरुकी होता है, मतलब इनमें जो क्या होती है कि एक वास्तविक मेरुदंड पाई जाती है। ठीक। यानी कि जो अंतः कंकाल बनाता है। ठीक। और जो वर्टिब्रेट जंतु होते हैं वह कैसे होते हैं? उनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। ठीक। त्रिकोरिक होते हैं और देह गुहा वाले होते हैं। तो जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा को भी 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? साइक्लोस्टोमेटा हो गया, फिर एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गए, और एवीज हो गया, मैमेलिया हो गया। ठीक। तो इसको 5 वर्गों में भी डिवाइड किया गया है। 5 वर्ग, और एक और अतिरिक्त आ जाता है, कौन? मत्स्य। तो 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है। किसको? वर्टिब्रेटा को। ठीक। तो अगर हम बात करें कि जो साइक्लोस्टोमेटा, तो अगर सबसे पहले हम किसकी बात कर लें कि वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकियों के बारे में, तो सबसे पहले इनमें वास्तविक मेरुदंड पाई जाती है, यानी पूरी ऑल ओवर की बात कर रहे हैं। ठीक ना? अभी किसी पर्टिकुलर हम एविज की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो एप्स की बात कर रहे हैं, ना कि मत्स्य की या मेमल्स की। पूरे अभी पर्टिकुलर वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो इनमें वास्तविक मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड पाई जाती है। ठीक। और ये कैसे होते हैं? ये द्विपार्श्व समिति, द्विपार्श्व समिति, त्रिकोरिक और देह गुहा युक्त प्राणी हैं। देह गुहा युक्त प्राणी है। जो ये कशेरुकी हैं, ठीक, तो इनको यानी कि 6 क्लासों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? साइक्लोस्टोमेटा हो गया, मत्स्य हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एविज हो गए, और मेमेलिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? साइक्लोस्टोमेटा की। तो सबसे पहला कौन सा है? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। तो आप लोगों से एक और बात पूछनी थी कि जैसे देखो कल संडे है, तो कल देखो आज हम क्लासिफिकेशन का चैप्टर भी कंप्लीट कर लें, तो क्या कल इसका टेस्ट ले लिया जाए? हम्म। यानी कि एमसीक्यूज इस पे मैं जो यानी कि एमसीक्यूज बना ही रहा था, तो उसी को अपन कल ले लेते हैं। तो टाइमिंग बता दीजिए कि कल किस टाइमिंग पे रख लें, क्योंकि कल संडे है ना? तो अगर रख लेते हैं, क्योंकि उसी पे यानी कि अभी ताज़ा ताज़ा पढ़े हुए हो तो रिवीजन भी हो जाएगा, और आप लोग भी पढ़ के आइएगा। तो टाइमिंग बता दीजिए एक बार कि किस टाइमिंग पे रखा जाए। तो बात की जाए किसकी? साइक्लोस्टोमेटा की। तो जो साइक्लोस्टोमेटा वाले प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, तो वह कैसे होते हैं कि ये जबड़े रहित प्राणी होते हैं। ठीक। कैसे होते हैं? ये जबड़े रहित कशेरुकी हैं। जबड़े रहित कशेरुकी हैं। और अगर इनकी जो शरीर की बात की जाए तो कैसा होता है? यानी कि लंबे ईल के आकार का होता है जो साइक्लोस्टोमेटा होता है, और गोलाकार होते हैं। और जो मुख होता है, मुख एवं इनमें सल्क जैसी चिकनी त्वचा का यानी पाई जाती है। ठीक। तो जो साइक्लोस्टोमेटा के प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, उनमें सल्क जैसी यानी चिकनी उनकी सतह पाई जाती है। जो त्वचा होती है वह कैसी होती है? चिकनी होती है। ठीक। तो कैसे होते हैं कि ये, इनमें नहीं, ये लंबे ईल के आकार
आकार का शरीर। और कैसे होते हैं? गोलाकार। गोलाकार। और इनकी त्वचा। और इनकी त्वचा कैसी होती है? चिकनी होती है। ठीक। तो रोशन जी, क्या कहना है आपका? और ये कैसे होते हैं? ये बाह्य परजीवी होते हैं। ये बाह्य परजीवी होते हैं, यानी कि क्या करते हैं कि किसी दूसरे कशेरुकी से संबंध रहते हैं, मतलब किसी दूसरे कशेरुकी के शरीर पे चले जाते हैं और वहां अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, तो ये बाह्य परजीवी होते हैं। अगर बात की जाए कि इसमें एग्जाम्पल की, तो साइक्लोस्टोमेटा में कौन कौन से आ जाते हैं? तो पेट्रोमाइजान हो गया, मिक्सिन हो गए, जिसको हैग मछली भी कहते हैं। ठीक। तो पेट्रीमाइजॉन हो गई। पेट्रीमाइजॉन कौन सी मछली है? जो लैम्प्रे मछली होती है ना, उसी को पेट्रीमाइजॉन बोलते हैं। लैम्प्रे। और जो मिक्सिन होती है, वो कौन सी है? हैग मछली। तो ये तो रहा साइक्लोस्टोमेटा। अब अगला बात करेंगे हम किसकी? मत्स्य की। तो देखो, जो मत्स्य है, तो मत्स्य में भी इनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक हो गया कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरी हो गई ऑस्टिकथीज। मतलब कि कॉन्ड्रिक्थीज में कौन से प्राणी आते हैं? यानी कि जो समुद्री प्राणी होते हैं। ठीक। और ऑस्टिकथीज में कौन से आते हैं? कि ऑस्टिकथीज पे एक तो जो यानी कि लवड़ी और अलवड़ी दोनों पे रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। और जो कॉन्ड्रिक्थीज वाले होते हैं, वह कैसे होते हैं? वो बच्चे देने वाले होते हैं। ठीक। तो अगर हम सबसे पहले किसकी बात कर ली जाए? सबसे पहले तो मत्स्य की। मत्स्य में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कॉन्ड्रिक्थीज की। तो या इसी को क्या बोलते हैं? पीसीज। तो इस पे हम सबसे पहले किसकी? कॉन्ड्रिक्थीज की। कॉन्ड्रिक्थीज। तो कॉन्ड्रिक्थीज पे तो अगर हम बात करें कि जो कॉन्ड्रिक्थीज वाले होते हैं, तो वह कैसे होते हैं? ये समुद्री प्राणी होते हैं। जैसे हैं, ये समुद्री प्राणी होते हैं। और जो इनमें पृष्ठरज्जु होती है, नोटोकॉर्ड होता है, वह कैसे होती है? चिरस्थायी रूप से पाई जाती है। ठीक। इनमें पृष्ठरज्जु चिरस्थायी रूप से पाई जाती है। और अगर इनके जे हृदय की बात की जाए, तो हृदय कैसा होता है? तो दो प्रकोष्ठों यानी दो चमरों वाला होता है। ठीक। तो इनका हृदय दो प्रकोष्ठों का होता है, यानी दो चैम्बरों का होता है। ठीक। दो प्रकोष्ठों का होता है। और अगर इनमें एयर सैक की बात की जाए, तो वायु कोष जो होता है, उसकी अनुपस्थिति होती है। तो ये डूबने से बचने के लिए क्या करते हैं? लगातार तैरते रहते हैं। ठीक। तो वायु कोष जो एयर सैक है, वह क्या होता है? इनमें अब्सेंट होता है। वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए क्या करते हैं? ये
डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। लगातार तैरते रहते हैं। अगला क्या है कि ये कैसे होते हैं? ये असमतापी होते हैं। ठीक। विषमतापी और समतापी दो अंतर समझ लेना। तो जो ये कॉन्डक्ट थीव्स होते हैं ये कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। अगर पूरी मत्स्य की बात की जाए, जो मछली की, तो मछली कैसे होते हैं? ये असमतापी होते हैं। मतलब कि यानी कि जैसे यानी कि ये वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित नहीं रख पाते। ठीक। और भी जैसे और भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन कौन से असमतापी होते हैं, कौन कौन से समतापी होते हैं। ठीक ना। तो जो मछलियाँ होती हैं ये कैसी होती हैं? ये असमतापी होती हैं। और ये अधिकांशतः कैसी होती हैं? बच्चे देने वाली होती हैं। अधिकांशतः बच्चे देने वाली होती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कॉन्डक्ट थीव्स के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो स्कॉलियोडॉन आ गई, हो गई, और शार्क हो गई, ब्लू शार्क हो गई, वेल शार्क हो गई, ट्राइगॉन हो गई। ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब कॉन्डक्ट थीव्स के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये बच्चे पैदा करती हैं, ना कि ये अंडे देती हैं। तो कौन कौन सी हो गई? तो ब्लू शार्क हो गई, ब्लू शार्क हो गई, वेल शार्क हो गई, और स्कॉलियोडॉन हो गई। ठीक। और ट्राइगॉन, एक और मैं बताया था ना, ट्राइगॉन। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ गई? कॉन्डक्ट थीव्स के। अब हम बात करेंगे किसकी? ऑस्टिक थीव्स की। तो ऑस्टिक थीव्स, जो ऑस्टिक थीव्स वाली होती हैं तो वह कैसी होती हैं? यानी कि ये अंडे देने वाली मछलियाँ होती हैं। ठीक। और ये कहाँ निवास करती हैं? तो ये लवड़ी एवं अलवड़ी, यानी ये स्वच्छ जल में भी और समुद्री जल में भी, दोनों में निवास करती हैं। ठीक। तो ये लवड़ी, अलवड़ी या लवड़ी दोनों जल में, दोनों प्रकार के जल में रहती हैं। इनके कैरेक्टर को याद कर लेना, क्योंकि इनके कैरेक्टर से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे तो फिर स्टेटमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑस्टिक थीज बच्चे देने वाली मछलियाँ होती हैं, और ऑस्टिक थीज अंडे देने वाली मछलियाँ होती हैं। तो फिर स्टेटमेंट पे अगला पूछ लेगा कि ये दोनों सही हैं, या एक कथन दूसरे कथन की पुष्टि करता है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे। ठीक ना। तो हमें चाहिए कि इनके कैरेक्टर पूरे मालूम हो, तभी हम उन क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे, तभी बन जाएगा। ठीक ना। और अगर अब बात की जाए कि जो ऑस्टिक थीज होती है, तो ऑस्टिक थीज में जो एयर सैक होता है, तो वायु कोश इनमें उपस्थित होता है। ठीक। तो इनमें वायु कोश उपस्थित होता है, इनमें वायु कोश उपस्थित होता है। और ये अधिकांशतः कैसी होती हैं? अंडे देने वाली होती हैं। अंडे देने वाली होती हैं।
तो अगर हम इसमें बात की जाए कि इसमें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखो, एक तो हो गई जो समुद्र में रहने वाली, तो जैसे हिप्पोकैम्पस हो गई जिसको अपन समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं। एक्जोसिटस हो गई जो फ्लाइंग फिश कहलाती है। और लवड़ी जल में जो रहती हैं तो कौन कौन सी, जैसे रोहू, कतला, मांगुर, ये ठीक। और एक्वेरियम में कौन कौन सी रहते हैं, तो पेट्रोफिलम हो गई, बेट्टा हो गई, ये किस में रहती हैं, एक्वेरियम में पाई जाने वाली मछलियाँ। तो सभी कैटेगरीज हैं। तो मैं इनके एग्जांपल कैटेगरी वाइज लिखे दे रहा हूँ, ठीक ना। सबसे पहले समुद्री, फिर लवड़ी जल, और अगला हो जाएगा क्या, एक्वेरियम। तो अगर हम बात करें किसकी, समुद्री की, तो समुद्री में कौन कौन सी आ गई, तो इसमें हो गई एक्जोसिटस, एक्जोसिटस हो गई जिसको अपन फ्लाइंग फिश बोलते हैं। और हिप्पोकैम्पस हो गई जिसको हिप्पोकैम्पस, इसको क्या बोलते हैं, समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स भी बोला जाता है, ठीक। और लवड़ी जल में कौन कौन सी हैं, तो जैसे मैंने बताया, रोहू, कतला, मांगूर, ठीक। और एक्वेरियम में तो पेट्रोफिलम और बेट्टा। तो ये यहाँ पे यानी कि मत्स्य खत्म हुआ। अब अगला जो है अपना वर्ग कौन सा है, तो अपना एम्फीबिया पढ़ ली, उभयचर, ठीक। तो उभयचर मतलब क्या है कि ये जल और स्थल, तीसरा है ना। तो उभयचर, एम्फी एम्फीबिया, ठीक। मतलब कि ये जल और स्थल दोनों में निवास करते हैं। ये जल एवं स्थल दोनों में रहते हैं, ठीक। और अगर हम बात की जाए कि इनके जो पैर होते हैं, तो इनके पैर कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ताकि क्या करते हैं, जुड़े हुए पैर क्या करते हैं इनको, यानी कि तैरने में मदद करते हैं, ठीक। और कुछ में क्या होती है कि पूंछ उपस्थित होती है उभयचर वाले प्राणियों में, ठीक। और अगर ये बात की जाए कि जो ये श्वसन किसके द्वारा लेते हैं, तो ये श्वसन किससे लेते हैं, तो यह क्लोम के द्वारा या फुफ्फुस के द्वारा या त्वचा के द्वारा अपना श्वसन करते हैं, ठीक। तो ये जो है श्वसन, क्लोम, फुफ्फुस, फुफ्फुस समझ रहे हो, फेफड़े के द्वारा, तथा क्लोम हो गया, फुफ्फुस हो गया, तथा त्वचा से, त्वचा के द्वारा होता है, या त्वचा के द्वारा करते हैं, ठीक। और ये भी कैसे होते हैं, ये असमतापी प्राणी होते हैं, ठीक। और ये कैसे होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं या बच्चे देने वाले, तो ये अंडोत्सर्जन यानी ये अंडे देने वाले होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। क्या लग रहा है आज खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद एविज है, सरीसृप है, यानी रिप्टाइल है। और टाइम कितना हो गया, 8:41 हो गए हैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। उभयचर की अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, तो इस पे एग्जाम्पल पे कौन कौन से आ जाएंगे, तो सबसे पहला तो आ जाएगा मेढक,
ठीक। और सैलामेंडर हो गया। और कोई नया एग्जांपल बताओ आप लोग एम्फीबियन पे। इक्थियोफिस हो गया। वैसा मत बता देना कि जो पूछा ना जा रहा हो, मतलब कि जो एग्जाम से रिलेटेड हो, ऐसा बता देना, ठीक ना। और अगर एक और बात कि इनमें अगर हृदय की बात की जाए तो इनका जो हृदय होता है कितने चैम्बर में होता है तो ये इनका जो इनका हृदय त्रिकोष्ठी होता है, यानी 3 चैम्बरों वाला होता है, ठीक। इनका हृदय 3 प्रकोष्ठों से बना होता है, या 3 प्रकोष्ठों वाला होता है। तो ये तो रहे उभयचर। अब अगला बात करेंगे किसकी हम, रेप्टाइल की या सरीसृप की। ठीक। तो जो सरीसृप हैं तो ये कैसे रहते हैं, यानी कि मुख्यतः ये किस में पाए जाते हैं, ये स्थल प्राणी होते हैं मुख्यतः, यानी कि ये स्थल प्राणी होते हैं अधिकांश जो होते हैं। अधिकांश लिख देते हैं, नहीं तो फिर कोई बोलने लगेगा कि आपने तो। ये अधिकांशतः स्थल प्राणी होते हैं। और जो इनकी त्वचा होती है, तो इनकी त्वचा में यानी कि जो सल्क होता है ना, तो सल्क के द्वारा इनकी त्वचा जो होती है ढकी रहती है। इनकी त्वचा सल्क के द्वारा ढकी रहती है। सल्क के द्वारा ढकी रहती है, ठीक। और जो ये सल्क है, सल्क किसका बना हुआ होता है, तो ये सल्क किरेटिन का बना हुआ होता है, ठीक। किरेटिन से बने होते हैं, बना होता है। और इनमें अगर कान की बात की जाए तो इनमें बाह्य कर्ण जो होता है वह एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और इनके हृदय की बात की जाए तो इनका हृदय कितने चैम्बरों वाला होता है, तो इनका हृदय जो होता है 3 चैम्बरों वाला, 3 प्रकोष्ठों का होता है। लेकिन 3 प्रकोष्ठों का होता है, लेकिन एक ऐसा प्राणी है जिसका हृदय कितने चैम्बरों का होता है, 4। तो वह कौन है, लेकिन जल्दी बताइए कौन है जिसका हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। तो मगरमच्छ। जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ का हृदय कितने प्रकोष्ठों में होता है, कितने चैम्बरों में डिवाइड होता है, तो मगरमच्छ का हृदय 4 चैम्बरों में डिवाइड रहता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 प्रकोष्ठों का होता है। ये अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था हृदय का, कि हृदय का चैम्बर यानी कितने प्रकोष्ठों का होता है, ये शायद एमपी में पूछा गया था, ठीक ना। और ये कैसे असमतापी होते हैं या समतापी, तो ये असमतापी होते हैं। अंडे देने वाले होते हैं या बच्चे देने वाले, तो ये अंडे देने वाले होते हैं। अंडे देने वाले होते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, तो इस पे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे घड़ियाल हो गया, कोबरा, पाइथन, वाइपर,
खरैत, ये सभी किसके नाम है? ये सर्पों के नाम है, ठीक ना। छिपकली, ये सभी किसके हैं? असमतापी होते हैं। असमतापी मतलब देखे होगे कि जो छिपकली होती है ये 6 महीने के लिए यानी कि लुप्त हो जाती है, अपने बिलों में चली जाती है, ठीक। ऐसे ही सर्प वगैरह भी क्या करते हैं कि यानी कि ये अपने बिलों में चले जाते हैं। गिरगिट हो गया। ठीक। तो यहाँ पे यानी कि ये रेप्टाइल्स खत्म हुए, टाइम अभी बचा हुआ है, हाँ चलो 47 हुए हैं। तो एप्स और कर लेते हैं पक्षी का, है ना। तो पांचवा क्या है? पक्षी। तो जो पक्षी होती हैं कैसी होती हैं? तो अगर हम पक्षियों के शरीर की बात की जाए तो सबसे अगर मुख्य लक्षण पक्षियों का, तो यानी उनमें क्या पाया जाता है? पक्षियों में पंख, इनका मुख्य लक्षण। शरीर के ऊपर पंखों का पाया जाना है, ठीक। यानी पंख पाए जाते हैं, उसी की वजह से तो ये लोग उड़ते हैं, ठीक। और क्या होता है? इनमें चोंच पाई जाती है। और सभी पक्षियों में अलग अलग प्रकार की चोंच पाई जाती है, ठीक ना। और इसमें इनमें एयर कैविटी होती है या नहीं होती? तो इनमें वह वायु कोश पाया जाता है, ठीक। वायु कोश पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं या समतापी? तो अगर हम बात करें कि जो पक्षी होती हैं ये कैसी हैं, तो ये समतापी प्राणी हैं। ये समतापी, तभी तो ये हर मौसम में यानी कि अपने आप को ढाल लेती हैं, ठीक ना। जैसे मनुष्य भी, ये भी मनुष्य भी कैसे होते हैं? मनुष्य हो गया और भी जो जीव होते हैं यानी कि मैमल्स पे, तो कैसे होते हैं? समतापी होते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें कि इनके हृदय की, तो इनका हृदय कैसे होता है? तो इनका हृदय चार कक्षी का होता है, चार चार चैम्बरों में डिवाइड होता है, ठीक। इनका हृदय चार कक्षी होता है, यानी चार प्रकोष्ठों से बना होता है। और अगर इनके ये कैसे होते हैं, तो ये अंडे देने वाले होते हैं, ठीक। ये अंडे देने वाले, ये अंडे देने वाले होते हैं। वाह। जो इनका अंडा है वह किससे ढका रहता है? तो यानी कि जो इनका अंडा है वह एक कठोर कवच से ढका रहता है, ठीक ना। और अगर हम बात करें कि इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, तो इनमें श्वसन जो होता है वह फेफड़ों द्वारा होता है, मतलब फुफ्फुस के द्वारा होता है, ठीक। और इनमें ओवरी की बात करें तो इनमें ओवरी कितनी पाई जाती है? तो इनमें एक ही अंडाशय होता है, इनमें एक अंडाशय पाया जाता है। ठीक। तो पक्षी की बात ही चल रही थी, तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो जैसे कबूतर हो गया, अब तो पक्षियों के नाम तो मालूम होंगे, कौवा हो गया, ऑस्ट्रिच, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग। हाँ, तो एक और पॉइंट करके लिख लीजिए, चलो नोट।
ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग से याद ही आ गया। तो जो शुतुरमुर्ग होता है सबसे यानी कि विशालतम जीवित पक्षी है, ठीक। तो पृथ्वी पर सबसे विशालतम पक्षी कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे विशालतम पक्षी कौन सा है? विशालतम पक्षी शुतुरमुर्ग है। जीवित, क्योंकि विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। जो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता, जो अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक। अफ्रीका में पाया जाता है। और ये उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता? तो यह उड़ने में असमर्थ होता है, ठीक। एक बात और ध्यान दे ले, ये उड़ने में असमर्थ होता है, असमर्थ होता है। और सबसे छोटा पक्षी कौन है? कमेंट करके बताइए, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। देखो, ये जो शुतुरमुर्ग है ये तो सबसे बड़ा हो गया, ठीक। और सबसे छोटी हो गई कौन सी? हमिंग बर्ड। लेकिन जो दूसरा सबसे विशालतम पक्षी, तो सबसे दूसरा विशाल पक्षी कौन है? तो वह है कौन? एमू। ये भी ध्यान रखना कि जो एमू है यह विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है, यानी बड़ा पक्षी है। यह कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो चलो आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैमल्स बच गया है, मैमल्स को कल कंप्लीट कर लेंगे और कल नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, कल तो संडे है, तो कल संडे के लिए बताओ आप लोग क्या करना है? टेस्ट रख लें या मैमल्स को पूरा ख़त्म हो जाने दे उसके बाद टेस्ट रखें? तो देखता हूँ मैं शाम को, क्या है, मैं शाम को अपडेट कर दूंगा, ठीक ना। नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।